इसीलिए जी लड़ाई तेज हो गई। जी। मैं आता हूं राजेश जी आपके पास। गुजरात मॉडल पूरे इंडिया में लागू हो चुका है अब। जो गुजरात के अंदर 2002 के बाद हुआ था, वही मॉडल अब नेशनल लेवल पे लागू किया जा रहा है। और आपने ये बात कई बार हमारे कार्यक्रम में कही है कि गुजरात के लोगों को ये मॉडल देख के कोई हैरानी नहीं होती, इस निरंकुशता को देख के, प्रतिशोध को देखकर, प्रताड़ना को देख के कोई हैरानी नहीं होती है। कभी कभी लगता है कि या तो इन्हें भारत की समझ नहीं है, या फिर ये समझ बैठे हैं कि पूरा भारत गुजरात ही है, इसके वो उसी तरह सोचेगा जैसे गुजरात सोचता है। भारत की विविधता की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है कि ये घृणा की राजनीति पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेके जाना चाहते हैं और बाहर जाके बुद्ध और गांधी की बात करते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो इनके अंदर करुणा और दया नाम की कोई चीज नहीं है। इनके जो सारे एक्ट हैं वो कुछ इस प्रकार के, मैं नाम नहीं लेना चाहते, जैसे अफगानिस्तान की पार्टीज होती है ना, ये उनके जैसे एक्ट हैं सारे के सारे। तो जब ये कहते हैं ना कि वन नेशन, वन कल्चर, वन फैमिली, वन अर्थ, ये सब कहने की बातें हैं, इसके अंदर कोई अर्थ नहीं होता। जो यहां करते हैं, जो गोडसेवाद है, वही उसकी असलियत है सर। जी राजेश ठाकर जी, जो भी आप साथ में ऐड करना चाहें। जी, ये जो घटना घटी है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में एक सवाल के जवाब में बात की थी, उसको बल दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ देश के अंदर नहीं, वैश्विक स्तर पर भी आज पूरे इंटरनेशनल अखबार आप देखें तो उसमें ये सिर्फ सुर्खियां बनी हुई है। जिस प्रकार से उनको संसद के अंदर एक सवाल उठाया, उस सवाल के बाद उनके बोलने का मौका नहीं दिया गया। एक जो डिफॉर्मेशन का केस, जिसके अंदर जो याचिका करता है उनका एक्चुअली कोई स्टेक ही नहीं है। अगर उन्होंने जिन जिन का नाम दिया था कि ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी हो या नरेंद्र मोदी, इस कॉन्टेक्स्ट में ये 4 नाम दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो कहा था। वो 4 में से किसी की जो भावना है वो आहत नहीं हुई, किसी की जो है मानहानि नहीं हुई। मानहानि हुई पूर्णेश मोदी की, और उन्होंने उसको पूरी मोदी कम्युनिटी के साथ जोड़ा। जबकि सारे लोग जानते हैं कि मोदी कम्युनिटी, मोदी सरनेम जो है वो बनिए में भी आती है, पारसियों में भी आती है। और जो ओबीसी का भी नाम दे रहा है, उसमें भी मैं कह दूं कि जब नरेंद्र भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तभी ये जो मोदी कास्ट है उसको ओबीसी में सम्मिलित किया गया। उसके पहले ये ओबीसी में नहीं थे। तो जब राष्ट्रीय राजनीति करनी थी नरेंद्र भाई को, तो एक ओबीसी चेहरे के रूप में उनको उभरना होगा। तो उस वक्त जो है, जैसे 62 कास्ट है जो यहाँ पर गुजरात में ओबीसी के अंदर सम्मिलित है, उसी तरह से ये जो मोदी सरनेम है उसको भी उसमें सम्मिलित किया गया, जिसको मोडवनी कास्ट कहते हैं। तो ये जो ओबीसी वाली बात है वो बहुत पछदे वाली बात नहीं है। लेकिन जिस आदमी को बिल्कुल पप्पू बना दिया गया था, एक मजाकिया बनाया गया था, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह से जिसकी छवि भारतीय जनता पार्टी ने उभारी थी, वही भारतीय जनता पार्टी, उसका पूरा तंत्र, उसकी पूरी सरकार, सदन और जितनी भी एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं, वो सारी लग के उसकी सदस्यता को कैसे निरस्त किया जाए, उनको कैसे जेल भेज दिया जाए, इस पर लगी है। यही चीज ये साबित करती है कि नरेंद्र मोदी जो है किस आदमी से परेशान है 2024 को लेकर। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो इमेज एक खड़ी हुई थी, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, उसका ये जो पूरा खेल है वो रचा गया। 2019 का एक स्पीच, उसमें एक केस किया गया, वही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जाकर ऊपर स्टे लगाया। वो स्टे है, वो वही याचिकाकर्ता जाता है और स्टे रिवॉक करता है। फिर जो है सूरत की जो अदालत है, उसके अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसका ऑर्डर पास हो जाता है, नतीजा आ जाता है, और उसको 30 दिन का समय दिया गया है अगली कोर्ट में जाने। संवैधानिक रूप से उस पर आगे प्रक्रिया चल रही है। तभी जो है संसद जो है उनकी सदस्यता निरस्त करती है। तो पहले जो न्यायिक प्रक्रिया लग रही थी, वो जब पूरा सर्कल खत्म हो गया तो पता चल रहा है कि ये राजनीतिक प्रक्रिया भी थी। अब इससे जो राहुल गांधी का आज का जो प्रेस है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने ये ओबीसी कार्ड के ऊपर भी कहा
कि आप एक सवाल करोगे, मेरा सवाल 20,000 करोड़ रुपए को लेकर है, ये 8 बार 20,000 करोड़ रुपया मैंने सुना प्रेस में राहुल गांधी ने कहा, लेकिन वो लोग यहाँ दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे, उधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। तो जो बेसिक सवाल है वो सवाल जो है मैं पूछता रहूंगा। और जो रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं वो अदानी और नरेंद्र मोदी की, जो गुजरात के अंदर पहले से चल रही थी, गुजरात के अंदर अदानी और अंबानी को नरेंद्र भाई से जोड़ के बहुत अरसों से ये बात चल रही थी। और इसको अभी जब ये हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सदन में उठाई, तो उससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जो विपक्ष कांग्रेस से परहेज करते थे, जो पार्टियां, वो भी मजबूरन समझो या हकीकत समझो 2024 की, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो लोग आए हैं। अब आगे कहां तक ये जो समर्थन है वो चलेगा, किस प्रकार से, जो राहुल गांधी आज उन्होंने सारे विपक्षी पार्टियों का थैंक्स भी कहा है और उन्होंने कहा है कि हम मिलकर जो है ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अब बिना लगाम का घोड़ा जो है वो राहुल गांधी हो गए हैं। और वो सदन जो है, उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता सदन से। और वाकई में ये लड़ाई है वो सदन की नहीं है, सड़क की लड़ाई है। जयप्रकाश नारायण कहाँ सदन के अंदर थे, महात्मा गांधी कहाँ सदन के अंदर थे, अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया या केजरीवाल ने जब आंदोलन किया और सारी जो सरकार थी वो पलट गई, उसके बाद में वो आंदोलन कैसे क्या था, उसके पीछे क्या था, वो सारे विषय अलग है। लेकिन जो सड़क की लड़ाई है उसमें अब वो संसद सभ्य नहीं रहे, लेकिन लोकनायक बनने का बहुत बड़ी जो जमीन है, जो गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके पास पड़ी है, उसका इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं। एक फेस उनका भारत जोड़ो यात्रा का खत्म हो गया है, दूसरा फेस है वो बाकी है। इस फेस के अंदर ये लोकतंत्र की लड़ाई की बात वो किस प्रकार से उठाते हैं। अब थोड़े ही दिनों के अंदर कर्नाटक का इलेक्शन आता है, मैं समझता हूं 2024 का सेमीफाइनल है। अगर विपक्षी एकता दिखानी है तो उसमें कांग्रेस के सिवाय जितनी पार्टियां हैं उसका कोई स्टेक नहीं है, न अखिलेश का है, न तेजस्वी का है, न ममता बनर्जी का है, न अरविंद केजरीवाल का है। तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने के लिए हम सब लोग एकजुट है, ये दिखाना है। तो कर्नाटक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये विपक्षी एकता जो है वो सारी पार्टियां दिखा सकती है। वो कहां तक जाता है, कांग्रेस जो है इस इश्यू को किस हद तक खींच सकती है, राजनीतिक जो शहादत राहुल गांधी की है उसको किस तरह से बुना सकती है, ये सारी चीजें जो है ये 2024 का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य खड़ा हो रहा है उसके अंदर असर डालेगा। दूसरी बात आपने कही कि ये प्रताड़ना है, ये पीड़ा है, तो हमने तो हरेन पंड्या को भी यहाँ पर देखा है, हमने संजय जोशी की हालत भी यहाँ पर गुजरात में देखी है, हमने किस तरह से केशुभाई पटेल को कुर्सी से उतार दिया गया, और जो सरपंच भी नहीं थे वो नरेंद्र मोदी जो पैराशूट राजनीति की बात करते हैं, किस तरह से पैराशूट से सीधे सीएम की कुर्सी पर उतर आए। उसके बाद में गोधरा का जो कैसे किस प्रकार से नरसंहार हुआ और उसका फायदा जो है किस राजनीतिक पार्टी को गया, अपने ही जो राजनीतिक गुरु थे राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपना कद बढ़ाने के लिए किस तरह से उनको जो है खत्म कर दिया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के साथी जितने भी थे, वो अरुण शौरी हो, मुरली मनोहर जोशी को, सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार जो है किया गया। तो ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ, ये राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अपने लोगों के साथ भी हुआ है। तो फितरत जो है जो अपनों को नहीं छोड़ती वो गैरों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो उसमें दया करुणा जैसी बात है नहीं। आज भी आप एक बात समझ लो कि नरेंद्र मोदी का जब शंकर सिंह वाघेला ने यहां से वो प्रधानमंत्री बने और सदन का आखिरी दिन था गुजरात विधानसभा का, उसमें अपना स्पीच देते हुए आखिरी जो शब्द थे शंकर सिंह वाघेला को मैं यहाँ पर दोहराता हूं, उन्होंने ये कहा था कि मैं जानता हूं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं ये भी जानता हूं कि आप अकेले हैं, और इसलिए जब आपको तकलीफ पड़ेगी कि आपके पास हीराबा के सिवाय कोई गोद नहीं है जहां पर आप सर डाल के रोना रो सके। तो जो राजनीति नरेंद्र भाई ने की है उसमें जितने भी लोग आपको साथ दिखेंगे, वो अदानी हो या अंबानी, अदानी भी जब फंसते दिखेगा तो झटके से जो है उसके साथ जो है संपर्क नरेंद्र भाई तोड़ देंगे। तो अपनी सफलता की जो सीढ़ी है
वो बिल्कुल बरकरार रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको संभाल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि ये हमको दिक्कत देने वाली चीज है, तो उसको फटाक से अपने से अलग कर लेते हैं। ये राजनीति उनकी रही है, और उस राजनीति का सबसे बड़ा कारण जो है उनकी संघ की शिक्षा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसमें घोड़े के चश्मे पहन के ही लोग बाहर निकलते हैं, न दाहिने देखते हैं न बाएं देखते हैं, जो उसको दिखाया जाता है वही वो देखते हैं। एक सीधी लीटी के ऊपर एक सीधा लाइन दौड़ दिया जाता है, उसके ऊपर आपको चलना है, आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अदानी भी चलेगा, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गोदराज भी करना पड़ेगा, आपको हिंदू राष्ट्र करना है तो प्रज्ञा ठाकुर भी चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है साक्षी महाराज भी चाहिए, फिर भले रघुराम राजन हुए आपका जो है साथ छोड़ के चले जाए। तो ये सारी जो चीज है, ये सारी चीज बिल्कुल जो है अभी जो शासन है उसके अंदर 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब अति हो रही है और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। तो और सारे लोग ये भी समझने लगे हैं कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं हो पाएगा, मजबूरन भी लोगों को साथ आना पड़ेगा। और अगर जो ये साथ की राजनीति हुई और वो लंबी चली, तो राहुल गांधी उसमें किस प्रकार से प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, कांग्रेस किस तरह से